हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें से ITI JEE और AE वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर संकलन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। स्पेशल फॉर RRB JEE, स्पेशल फॉर SSC JEE, स्पेशल फॉर UP PGCL, स्पेशल फॉर PGCL, स्पेशल फॉर पावर ग्रिड्स, स्पेशल फॉर ITIs ऑल एग्जाम्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो लेवल है इलेक्ट्रिकल का, अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि KVS एग्ज़ाम हो गया, पावर ग्रिड की एग्ज़ाम हो गई, DRD की एग्ज़ाम हो गई, NCL की एग्ज़ाम हो गई दोस्तों, पावर ग्रिड की एग्ज़ाम, ये बहुत सारी एग्ज़ाम में आप देखेंगे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, सेल, गेल, भेल, NTPC, ONGC, ये जितनी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चन को ही लिए दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल दैट इज यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर शुड बी फ्री फ्रॉम। इट मीन्स ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाला तेल निम्न से मुक्त होना चाहिए। तो बेसिकली यदि हम देखें यहाँ पर तो मैं पहले कलर चेंज करना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल, तो ट्रांसफार्मर ऑयल किस चीज़ से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों डाला जाता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया है सल्फर, ऑप्शन बी दिया है स्लेज, ऑप्शन सी दिया है मॉइस्चर एंड ऑप्शन डी दिया है गैस। तो ट्रांसफार्मर में यदि हम देखेंगे दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, और ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ करते हैं, मिनरल ऑयल करते हैं, मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में बेसिकली। क्लियर स्टूडेंट? अब ये ट्रांसफार्मर में जो मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जिसे आप बेसिकली मिनरल ऑयल भी कहते हैं या सिंथेटिक ऑयल भी क्या कहा जाता है, सिंथेटिक ऑयल कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट। अब देखें तो ये जो मिनरल ऑयल है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल यूज़ किया जाता है, ये किन किन चीज़ों से फ्री होना चाहिए, मतलब इसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगने की संभावना नहीं बनती। तो ट्रांसफार्मर के जो मिनरल ऑयल है या सिंथेटिक ऑयल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो एक होता है कूलिंग पर्पस के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं, मेन पर्पस जो होता है वो कूलिंग के लिए होता है, ठीक है। तो कूलिंग पर्पस के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड आप देखेंगे तो इंसुलेशन पर्पस के लिए, इंसुलेशन पर्पस के लिए, तो कूलिंग पर्पस एंड इंसुलेशन पर्पस के लिए या इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब ट्रांसफार्मर में जो ऑयल हमने यूज़ किया है ये बेसिकली कूलिंग के लिए यूज़ किए हैं हमने और इंसुलेशन के लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो ट्रेड नेम होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का ट्रेड नेम, ये ट्रेड नेम भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के ऑयल का ट्रेड नेम क्या होता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल के ट्रेड नेम देखेंगे आप, तो ये ट्रेड्स नेम है इसके, एक है एस्केराल, इसको इस टाइप से लिखा जाता है एस्केराल, एस्केराल, ठीक है, ये इसका ट्रेड नेम है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट? एक होता है एस्केराल और दूसरा होता है पायरो कलर, पायरो कलर, पायरो कलर। तो ये इसके ट्रेड नेम है पायरो कलर और एस्केराल। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो उसके ऑयल का जो कलर होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर, तो यदि हम कलर की बात करें ट्रांसफार्मर ऑयल का, तो वो पाल येलो कलर होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर ये होता है पाल येलो, पाल येलो कलर, ठीक है। मतलब इसको यदि कहें तो हल्का पीला कलर जिसे कहेंगे, पीला कलर। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर यदि हम देखें इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है स्टूडेंट? तो ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 30 kV पर सेंटीमीटर फॉर 1 मिनट। ये जो 1 मिनट है, इस 1 मिनट में इसका 30 kV पर सेंटीमीटर फॉर 1 मिनट स्ट्रेंथ होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसका। इसका जो फ्लश पॉइंट होता है, फ्लश पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो फ्लश पॉइंट होता है 135 डिग्री सेल्सियस। मतलब 135 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि टेम्परेचर हो जाए ट्रांसफार्मर का, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है उसमें आग लग जाएगी और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक है, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसकी विस्कोसिटी होती है लो। ट्रांसफार्मर ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों? लो होती है। ये भी पूछा जाता है। इट मीन्स यहाँ से ट्रांसफार्मर ऑयल से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें तो बेसिकली जो ट्रेड्स नेम है, ये ट्रेड्स नेम एस्केरॉल और पायरो कलर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों डालाता है, एज अ कूलिंग पर्पस के लिए, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल में यहाँ पर इसका सही आंसर देखेंगे, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होने वाला तेल निम्न से मुक्त होना चाहिए। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, इस ट्रांसफार्मर ऑयल में प्रयुक्त होने वाला तेल निम्न से मुक्त होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा नमी से। देखो, मॉइस्चर से मुक्त होना चाहिए, नमी से मुक्त नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन खराब हो जाएगा और कूलिंग पर्पस के लिए ये फिर यूज़ नहीं हो पाएगा, मतलब आग लग जाएगी इसमें और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स टोटल जल जाएगी। इसीलिए इस नमी को, मॉइस्चर से हमें बचने के लिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उस ऑयल में हम देखेंगे तो सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है। यदि मैं आपको बताऊं, सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है। सिलिका जेल, ये सिलिका जेल ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर जो है ये मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, या बोल सकते हैं आप सिलिका जो जेल है ये कैल्शियम क्लोराइड होता है। सिलिका जेल को कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है, स्टूडेंट। और इसका फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला स्टूडेंट CaCl2, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? CaCl2। तो ट्रांसफार्मर में नमी को बताने के लिए या नमी हमें पता लगाने के लिए कि ट्रांसफार्मर के ऑयल में नमी तो नहीं हो रही है या नमी तो नहीं है करके, इसके लिए सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। ये सिलिका जेल बेसिकली इसका काम ये है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, बाहर की एटमॉस्फेयर की जो हवा है उस हवा के साथ जो मॉइस्चर ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर जाती है उसको रोकने का काम करता है सिलिका जेल। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाला जो तेल है निम्न से मुक्त होना चाहिए, तो वो नमी से मुक्त होना चाहिए। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, ये भी। How many watt meters should be required to measure the power in a 3-phase 4-wire system? तो 3-phase 4-wire सिस्टम में पावर के मापन के लिए कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है? बेसिकली ये एग्जाम में वाट मीटर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 4 वाट मीटर, सेकेंड है 3 वाट मीटर, थर्ड है 2 वाट मीटर एंड फोर्थ है 1 वाट मीटर। तो यहाँ पर 3-phase 4-wire सिस्टम में मापन के लिए कितने वाट मीटर यूज़ करेंगे? बेसिकली 3 वाट मीटर का यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 वाट मीटर। ठीक है, अब पर्टिकुलर देखो 3 फेज के लिए 3 वाट मीटर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर यदि पर्टिकुलर हम देखें स्टूडेंट कि ट्रांसफार्मर में वाट, इसमें 3 फेज 4-wire सिस्टम में पावर मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वाट मीटर का। क्योंकि शक्ति के मापन के लिए बेसिकली हम किसका यूज़ करेंगे? शक्ति के मापन के लिए, हाँ, तो शक्ति मतलब पावर मेजरमेंट के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे शक्ति मापन के लिए वाट मीटर का। शक्ति मापन के लिए वाट मीटर का यूज़ किया जाता है, ये सभी को पता है वाट मीटर। अब ये जो वाट मीटर है स्टूडेंट, इसमें बेसिकली 2 कॉइल्स होती है। एक होती है सीसी कॉइल, ठीक है, जिसे आप करेंट कॉइल कहते हैं, और एक होती है पीसी कॉइल।
जिसे आप कहते हैं वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल। ठीक, ये दो कॉइल होती है और इसका सिंबल बेसिकली इस टाइप से बना जाता है। ये हो गया और ये यहाँ पर एक कॉइल ये इस टाइप की हो गई। ठीक है, ये वाट मीटर का सिंबल हो गया। ठीक, तो ये ऊपर वाली सीसी कॉइल होती है और नीचे वाली पीसी कॉइल हो जाती है, यहाँ से इनकमिंग। ठीक है, इस टाइप से इसको मतलब कनेक्ट किया जाता है वाट मीटर को। अब वाट मीटर सभी फेज में अलग अलग वाट मीटर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम चलो स्टार कनेक्शन बनाते हैं। स्टार कनेक्शन इस टाइप से बनाएंगे आप। ये स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर आर और वाई और बी। ठीक है, ये तीन फेज के लिए आर, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पर सभी में एक एक फेस में यहाँ पर एक वाट मीटर यूज़ करेंगे, यहाँ दूसरा वाट मीटर यूज़ करेंगे वाट मीटर, और यहाँ तीसरा वाट मीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, W1, W2, W3, RYB तीन फेस में स्टार कनेक्शन है। और यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड होता है, दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये थ्री फेस स्टार कनेक्शन हो गया, ऐसे कहेंगे हम स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन। अब यहाँ पर देखिए हम दोस्तों कि 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर मेथड क्या होता है। पहले तो वाट मीटर मेथड हम समझ गए कि पावर मेजरमेंट करने के लिए वाट मीटर मेथड का यूज़ हम करते हैं, वाट मीटर का यूज़ करते हैं पावर मेजरमेंट के लिए, शक्ति के मापन के लिए। एसी की शक्ति मापना है तो वाट मीटर का हम यूज़ करेंगे। अब प्रत्येक फेस में ही वाट मीटर का यूज़ करेंगे, ये स्टार कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर, तीन प्रकार मतलब कि तीन मेथड इसकी दी हुई है। यदि हम पहले बात करें कि 3 वाट मीटर की, बेसिकली पहले 3 वाट मीटर की बात करते हैं। ये जो 3 वाट मीटर मेथड है दोस्तों, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है इसमें, इसका यूज़ करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड के लिए। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 3 वाट मीटर मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ करते हैं हम बैलेंस लोड एंड अनबैलेंस लोड दोनों में। अनबैलेंस लोड ये दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो बेसिकली बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों में 3 वाट मीटर मेथड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है इतना? इसमें इसका जो फार्मूला होता है 3 वाट मीटर का, इसका फार्मूला होता है बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फार्मूला होता है W1 प्लस W2 प्लस W3, क्योंकि तीन फेस में 3 वाट मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर P। ये P है स्टूडेंट, पावर। ठीक, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू टोटल पावर। ठीक है, इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं कि इसमें करंट कॉइल को जोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो ये जो सीसी कॉइल है, ये वाली कॉइल, ये सीसी कॉइल को करंट कॉइल को जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, मतलब सही जुड़ता नहीं, कठिन होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये तो 3 वाट मीटर मेथड हमने देख लिए। 3 वाट मीटर मेथड में बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों में यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? यदि हम 2 वाट मीटर मेथड की बात करें तो 2 वाट मीटर मेथड की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें 2 वाट मीटर मेथड की क्वालिटी ये होती है कि इसमें हम 2 वाट मीटर को यूज़ करेंगे, 2 वाट मीटर को यूज़ करेंगे, तीसरा वाट मीटर यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इसमें 2 वाट मीटर मेथड का भी यूज़ करेंगे हम बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों में, बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड दोनों में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दोनों में यूज़ किया जाएगा। तो 2 वाट मीटर मेथड का भी यूज़ बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों में यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर यदि हम देखें कि ये 2 वाट मीटर मेथड का यूज़ बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों में यूज़ करते हैं, 3 वाट मीटर मेथड का भी यूज़ बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों में करते हैं। अब यहाँ पर 2 वाट मीटर की खासियत क्या होती है, इसको देखेंगे। तो 2 वाट मीटर मेथड की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसमें W1 प्लस W2 इज इक्वल टू टोटल पावर के बराबर होता है इसमें। ठीक है, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू टोटल पावर के बराबर होता है। अब यहाँ इसकी खासियत ये होती है कि इसमें
अलग अलग एंगल पर अलग अलग पावर फैक्टर मेजरमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें यहाँ पर, चलिए यहाँ हम लिखते हैं कि यदि जो फ्लक्स जो एंगल है थीटा 0 डिग्री है एंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा, ठीक है, वाट मीटर में। यदि जो फ्लक्स फाई का जो एंगल है यदि ये 30 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, तो आपको यहाँ पर W1 इज इक्वल टू 2W2 मिलेगा, ठीक है। यदि फिर जो एंगल है फ्लक्स फाई यदि 60 डिग्री हो जाए तो आपको यहाँ मिलेगा W1 टोटल पावर मिलेगा। W1 में क्या मिलेगा? टोटल पावर मिलेगा, और W2 जो मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखें फाई जो फ्लक्स का एंगल है वो 60 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में जो एंगल बनता है वो इसमें W1 इज इक्वल टू माइनस W2 मिलेगा। मतलब कि वाटमीटर 1 इज इक्वल टू माइनस वाटमीटर 2, मतलब वाटमीटर 1 का जो रीडिंग मिलेगा वो अपोजिट मिलेगा और बराबर मिलेगा वाटमीटर 2 के बराबर। कहने का मतलब ये है, जैसे 0 डिग्री होगा तो वाटमीटर मतलब पहले फेज में जितना पावर होगा उतनी ही पावर सेकेंड फेज में भी दिखाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वाटमीटर का जो ऑपरेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। बेसिकली वाटमीटर, ठीक है, बेसिकली ये जो वाटमीटर है ये इसका जो प्रिंसिपल है, मतलब इसका सिद्धांत, वाटमीटर का सिद्धांत यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसका सिद्धांत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको बिटा देता हूं मैं, इफेक्ट पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। तो वाटमीटर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जब तक ये पता नहीं रहेगा तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, यही हो सकता है कि यही बेसिक क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि वाटमीटर किस इफेक्ट पर काम करता है। तो वाटमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है, ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो वर्क करता है, चलिए इतना समझ में आ गया। मतलब ये वाटमीटर से इसके बाहर का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। उसके बाद है वाटमीटर, एक 1 वाटमीटर मेथड। तो 1 वाटमीटर मेथड एक ऐसा अकेला जो मेथड है, ये मेथड इस टाइप का दोस्तों कि सिर्फ ये बैलेंस लोड पर काम करता है, इसकी क्वालिटी यही है, ठीक है, ये बैलेंस लोड पर काम करता है। सिर्फ यही चीज आपको याद रखना है कि 1 वाटमीटर मेथड बैलेंस लोड पर काम करता है, बाकी 2 वाटमीटर मेथड और 3 वाटमीटर मेथड ये दोनों बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड पर काम करते हैं। 1 वाटमीटर सिर्फ बैलेंस लोड पर काम करता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें टोटल जो पावर होता है 1 वाटमीटर मेथड में, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 वाटमीटर मेथड में, कलर भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको देखने में आसानी जाए। चलो ब्लैक कलर से लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 वाटमीटर मेथड में बेसिकली यहाँ पर ये होता है 1 वाटमीटर मेथड में कि ये बैलेंस लोड और बेसिक बैलेंस लोड पर काम करता है। देखो बैलेंस लोड पर वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका कि इसमें टोटल पावर, ठीक है, PT, ठीक है, टोटल पावर W1 प्लस W2 के बराबर होता है। इसमें टोटल पावर W1 प्लस W2 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक स्विच होगा, उसमें 1 और 2 दोनों होंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि इस टाइप से स्टार कनेक्शन है और स्टार कनेक्शन में यहाँ पर एक वाटमीटर लगा है, तो इसका एक पॉइंट जो है यहाँ पर और यहाँ पर R और ये Y और ये B, इसमें इस पॉइंट पर दोस्तों यहाँ एक स्विच यहाँ पर रहेगा और ये बाहर निकल के आएगा और यहाँ दूसरा स्विच रहेगा।
तो पहले y से कनेक्ट होगा फिर b से कनेक्ट होगा, मतलब ये 1 पॉइंट दे दो, ये 2 पॉइंट दे दो, इसलिए W1 और W2 लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, इसीलिए बैलेंस लोड पर काम करता है। तो ओनली बैलेंस लोड पर कहीं वाट मीटर मेजर कर सकते हैं। इसमें अस्थायी रूप से 3 फेज लोड की पावर को मापने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, 3 फेज अस्थायी रूप से 3 फेज लोड की पावर को नापने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। अस्थायी अर्थात मशीन को ऑपरेट और टेस्ट पीरियड के दौरान, ठीक है, मशीन को ऑपरेट या टेस्ट पीरियड के दौरान इसको अस्थायी रूप से इसका मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज रिएक्टेंस रिले? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिएक्टेंस रिले? रिएक्टेंस को एक्स से शो किया जाता है, ठीक है। रिएक्टेंस को किससे शो किया जाता है? एक्स से। तो ये जो रिएक्टेंस रिले है क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, यह एक स्टैटिक रिले है, इट इज़ अ स्टैटिक रिले। ऑप्शन चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यह एक स्टैटिक रिले है, इट इज़ स्टैटिक रिले। ऑप्शन बी दिया है, इट इज़ अ डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करेंट रिले, मतलब यह एक दिशात्मक नियंत्रित ओवर करेंट रिले है। ऑप्शन बी दिया है, इट इज़ अ वोल्टेज रिस्ट्रेंट एंड ओवर करेंट रिले, यह वोल्टेज नियंत्रित ओवर करेंट रिले है। ऑप्शन सी दिया है, इट इज़ अ वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले, यह एक वोल्टेज नियंत्रित दिशात्मक रिले है। तो यहाँ पर रिएक्टेंस रिले की बात की गई है स्टूडेंट। बेसिकली जो रिएक्टेंस रिले होता है, यदि ये इसके बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो रिएक्टेंस रिले यहाँ पर काम क्या करता है? देखो, रिले का काम क्या है? बेसिकली रिले का काम है कि फॉल्ट को सेंस करे और सर्किट ब्रेकर को क्या कर दे? ऑपरेट कर दे। रिले क्या काम करता है? बेसिकली फॉल्ट को सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। तो रिएक्टेंस रिले बेसिकली यह एक इट इज़ अ डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले होता है। इट इज़ अ डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, यह एक दिशात्मक नियंत्रित ओवर करंट रिले है। इट इज़ अ डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ये इसका सही आंसर है स्टूडेंट। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो यह एक दिशात्मक नियंत्रित ओवर करंट रिले होता है जिसे आप रिएक्टेंस रिले कहते हैं। रिले का काम ही होता है फॉल्ट को सेंस करें और उसके बाद सर्किट ब्रेकर को कमांड दें। ठीक, आप देखेंगे तो किसी लाइन में ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर है, दिस इज अ सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से आपको एक लाइन मिलेगी और इस लाइन में यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक कॉइल बनी होगी, ठीक है, यहाँ पर एक कॉइल बनी होगी, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लंजर होगा दोनों के बीच में, ठीक, ये इस टाइप से होगा और ये इसके तरफ ये इसको खींचेगा, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस सर्किट में एक बैटरी सोर्स होता है, बैटरी सोर्स से इसका कनेक्शन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को हम रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जैसी करंट पास होगा, ठीक है, इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं रिले का सर्किट डायग्राम, ठीक। चलिए हम रिले के सर्किट डायग्राम से आपको समझा देते हैं, क्योंकि रिले का जो सर्किट डायग्राम है यदि इससे आप समझ लिए तो रिले के सर्किट डायग्राम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका ऑपरेशन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो
बेसिकली यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो क्या होता है कि किसी सर्किट में फॉल्ट होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। किसी भी सर्किट में फॉल्ट होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो कहने का मतलब ये है करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो वो प्लंजर को अपनी ओर खींच लेता है। तो प्लंजर अपनी ओर खींच जाएगा तो सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है, इसमें ऑपरेट हो जाता है। सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने का यही अच्छा सिस्टम होता है। मतलब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा तो सिस्टम खुल जाएगा, कहने का मतलब यही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सर्किट मतलब कि रिले का यूज़ करके हम सर्किट को अलग अलग कर देते। तो जो रिएक्टेंस रिले होता है, ये रिएक्टेंस रिले दोस्तों बेसिकली एक दिशात्मक नियंत्रित ओवर करंट रिले होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूरेका। यूरेका क्या होता है? अब यदि यूरेका की बात करें दोस्तों हम, तो यूरेका एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा मिश्र धातु है। बेसिकली यूरेका क्या है, व्हाट इज यूरेका? यूरेका इज अ एलॉय। ये क्या है, एक एलॉय है। ठीक है, मिश्र धातु है, इसे मिश्र धातु कहा जाता है। यूरेका एक मिश्र धातु है। ठीक, अब यहाँ 4 ऑप्शन है। इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम। यह एक आयरन, क्रोमियम, एल्युमिनियम की मिश्र धातु होती है। इट इज एन एलॉय ऑफ निकिल एंड कॉपर। ऑप्शन सी दिया हुआ है, निकिल, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम। मतलब निकिल भी है उसमें, क्रोमियम भी है और एल्युमिनियम भी है की मिश्र धातु है। ऑप्शन डी दिया है इसमें, इट इज़ एन एलॉय ऑफ निकिल एंड क्रोमियम। यह सिर्फ निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर यदि यूरेका की बात करें तो यूरेका में बेसिकली ये निकिल और तांबे की मिश्र धातु होती है, कोई तीसरी नहीं होती। तो सिर्फ इसका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। मतलब इट इज़ एन एलॉय ऑफ निकिल एंड कॉपर, क्योंकि इसमें एक तो निकिल होता है, ठीक है, एक तो निकिल होता है और दूसरा कॉपर होता है। उसके बाद कोई तीसरी धातु यहाँ पर नहीं होती। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ये रेजिस्टिविटी इसकी हाई होती है, याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी हाई होती है। और हम यूरेका का सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं दोस्तों, तो इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते हैं। यूरेका का वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते हैं, जिसे आप रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, जिसे आप रियोस्टेट कहते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आपको? वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते हैं जिसे आप रियोस्टेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एग्जैक्ट वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द नोन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी मतलब किसी अज्ञात राशि का वास्तविक या सटीक मान तथा मापे गए मान में अंतर क्या होता है। मतलब हमें डिफरेंस बताना है कि कोई अज्ञात राशि है, उसका वास्तविक या जिसे आप कहेंगे सटीक मान और मापे गए मान में अंतर क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें, एब्सोल्यूट एरर जिसे निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। सेकंड दिया परसेंटेज एरर जिसे प्रतिशतता त्रुटि कहा जाता है। ऑप्शन सी दिया है सापेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, और ऑप्शन डी दिया है लिमिटिंग एरर जिसे अवच्छेदन त्रुटि कहा जाता है। तो बेसिकली एरर क्या होता है, हम यदि एरर की बात करें तो एरर क्या है। ठीक है, यदि हम इंस्ट्रूमेंट, एरर कहाँ मिलेगा आपको, इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। और इंस्ट्रूमेंट में एरर क्यों होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में एरर क्यों होते हैं, यदि एरर के इंस्ट्रूमेंट में रहेंगे तो हमें रीडिंग सही नहीं मिलेगा। मतलब रीडिंग जो है वो हमें सही प्राप्त नहीं होगा। अब यही एरर को हमें दूर करने के लिए कुछ जो है स्केल जो है हमें मानना पड़ता है। तो इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ता है। तो बेसिकली जो एरर जो होता है इसमें जैसे स्टैटिक और एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखेंगे। पहली बात है इसका आंसर क्या होगा, हम आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, किसी अज्ञात राशि का वास्तविक, तो किसी भी अज्ञात राशि का यदि कोई क्वेश्चन है और इस अज्ञात राशि में मतलब कि अननोन जो क्वांटिटी है रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही आंसर होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर
तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है पहले इसको हम समझेंगे। ठीक, बेसिकली तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट एरर को हम यहाँ पर इसे हम एप्सिलॉन 0 या हम इसे लेमडा ए से शो करते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है कि इसे हम जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, इसे हम स्टैटिक एरर भी कहते हैं, स्टैटिक एरर भी कहते हैं। तो आप ये कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कि ये स्टैटिक एरर और एब्सोल्यूट एरर अलग अलग होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, याद रखिएगा। और इसका जो फार्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर का, या तो लेमडा ए लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे एप्सिलॉन 0। तो इसका फार्मूला होता है लेमडा एम माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो ये जो एम जो लिखा है ये मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू होती है, और ये जो टी लिखा हुआ लेमडा टी ये ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है। तो इन दोनों के बीच का क्या हुआ दोस्तों, ये अंतर हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर हुआ। तो जब भी मेजर्ड वैल्यू मतलब वास्तविक या सटीक मान और मापे गए मान के बीच में जो अंतर पैदा होता है, उस अंतर को दोस्तों हम ये इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, ये इसका फार्मूला है। यदि आपको ये फार्मूला पता है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू लेमडा एम मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर या स्टैटिक एरर कहलाएगा। ठीक है, स्टैटिक एरर कहलाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें कोई ट्रांसफार्मर अधिकतम का कार्यक्षम होता है? क्वेश्चन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफार्मर चैप्टर। What is the condition at which a transformer given maximum efficiency? तो निम्नलिखित में से वो कौन सी स्थिति जिसमें कोई ट्रांसफार्मर अधिकतम कार्यक्षम होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है when iron loss is greater than copper loss, ऑप्शन भी दिया है when iron loss is 0, ऑप्शन सी दिया है when iron loss is equal to copper loss, मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होता है। ऑप्शन डी दिया है आयरन लॉस इज हाफ ऑफ द कॉपर लॉस, आयरन लॉस कॉपर लॉस का आधा होता है। अब यहाँ पर हम यदि ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी की जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन होती है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? ये इसका सही आंसर है कि मैक्सिमम इफिशियंसी के समय में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। व्हेन आयरन लॉस इक्वल कॉपर लॉस, मतलब जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होते हैं, इस सिचुएशन में यहाँ पर हमें मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त होती है ट्रांसफार्मर में, या ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त होती है। तो ये मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त क्यों होती है? ठीक है, तो इसका मेन रीज़न जो होता है दोस्तों, इसका मेन रीज़न क्या होता है? क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होते हैं तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस कौन कौन से हैं, चलो इसको देखते हैं पहली बात तो। ठीक है, ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस। ठीक, अब ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस इसमें देखेंगे तो एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। ठीक है, ये दो लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस बेसिकली क्या होता है? ये कांस्टेंट लॉस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा सभी को? इसे क्या कहते हैं? बेसिकली कांस्टेंट लॉस कहते हैं। और ये जो कॉपर लॉस होता है ये वेरिएबल लॉस होता है। ये कैसा होता है? वेरिएबल लॉस होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको? अब यहाँ पर
बेसिकली जो आयरन लॉस होता है, ये आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईडी करेंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। पहला होता है ईडी करेंट लॉस, इसको ईडी करेंट लॉस कहा जाता है, और दूसरा कहा जाता है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। तो ईडी करेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दो लॉस होते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, हम इसको कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर हम ये सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा है। अब हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का जो कोर होता है, उसी को कोर को क्या कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। तो कोर को लेमिनेटेड कर देंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा। और सिलिकॉन, देखो हिस्टेरिसिस लॉस कब हो जाएगा, बेसिकली इसे वैसे लिखना चाहिए, ये जो ईडी करंट लॉस है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें इसको लेमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, ईडी करंट लॉस को, और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं बेसिकली। क्लियर है? ये दोनों समझ में आ गया आपको। हिस्टेरिसिस लॉस को याद कैसे रखना है, इसमें डबल डी है और इसमें लास्ट में डी है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपके भी समझ में आ जाए। ठीक, देखिए ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेमिनेटेड कर देते हैं। ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इसको कोर को क्या करते हैं, कोर को क्या कर देंगे, लेमिनेटेड कर देंगे। ठीक, याद कैसे रखेंगे, लास्ट में डी है और इसमें भी डी है। ठीक, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं, किसको बनाते हैं, कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस कैसे याद रखेंगे, इसमें SIS है लास्ट में, और यहाँ पर इसमें भी डबल आई दिया हुआ है, तो ऐसा याद रखेंगे आप, मतलब एज अ ट्रिकी के रूप में। क्लियर है? अब ईडी करंट लॉस का, और यहाँ पर यदि हम बात करें इसका फार्मूला, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ईडी करंट लॉस का सबसे पहले तो हम ईडी करंट लॉस का फार्मूला देखते हैं। ठीक, ईडी करंट लॉस का यदि फार्मूला देखेंगे हम, तो इसका फार्मूला लिखा जाता है WE इज इक्वल टू K कांस्टेंट होता है, B मैक्सिमम का होल स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर इंटू V वाट। ये इसका फार्मूला है, ये कभी कोई एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें सेकेंड, यदि हिस्टेरिसिस लॉस की, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस की, तो इसका फार्मूला होता है WH इज इक्वल टू, बेसिकली याद रखिए WH है। ठीक है, ईटा इंटू बी मैक्सिमम। ठीक है, इसको इस तरीके से पूरा लिखेंगे, बी मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे FV, एकदम इजी है, बी मैक्सिमम, बी मैक्स, उसके बाद F इंटू V, और इसमें बी मैक्सिमम जो घात होगी 1.6 की घात होती है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। वाट इसके यूनिट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है। ठीक है, इसको हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए, बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली जो कॉपर लॉस होता है, याद रखेंगे कॉपर लॉस, ये बेसिकली कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब ये जो है आई स्क्वायर जो है करंट के वर्ग के प्रोपोर्शनल में होता है, ये आपको याद रखना है। तो कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू KVA होता है, KVA स्क्वायर, मतलब ये बोल सकते हैं हम कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक, या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू KVA का स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे में लाइटिंग के लिए पावर कैसे प्रदान की जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो ये बेसिकली ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये चैप्टर का। अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फॉर लाइटिंग अ पैसेंजर कोच ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हाउ इज पावर प्रोवाइडेड? तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो ट्रेन है उसमें जो यात्री गाड़ी के डब्बे होते हैं उसमें लाइटिंग के लिए पावर कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बेसिकली आपने भी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, आपको ही पता है कि बिजली कहाँ से आती है उसमें। चलिए देखते हैं आपको कितना पता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डायरेक्टली फ्रॉम ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, मतलब सीधे ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से मिलता है। फॉर इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बोगीज एंड बैटरीज, मतलब बोगी के अलग जनरेटर तथा बैटरियों से मिलता है। ऑप्शन सी दिया है रेलों से, ऑप्शन डी दिया है लोकोमोटिव से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए इसका आंसर बताते हैं। फ्रॉम, इसका सही आंसर है फ्रॉम इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बोगीज एंड बैटरीज, मतलब कि बोगी के अलग अलग जनरेटर और बैटरियों से इसका कनेक्शन रहता है। तो जिस डब्बे में आप बैठेंगे उसी डब्बे के नीचे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक जनरेटर मिलेगा नीचे लगा हुआ, ठीक है, और एक मिलेगा आपको बैटरी। ये जो जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करता है? इसका कनेक्शन जो है वो व्हील से होता है। किससे होता है? व्हील से, मतलब कि ट्रेन का जो चक्का होता है ट्रेन के चक्के से होता है। जैसे जैसे ट्रेन चलेगी तो चक्का भी चलेगा तो जनरेटर भी रोटेट करेगा, और इस जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है। बैटरी में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जब बैटरी में स्टोर किया जाएगा तो हमें सप्लाई कहाँ से मिलेगा? बैटरी से मिलेगा सप्लाई, हमें डीसी सप्लाई बैटरी से मिलेगा। इसीलिए तो याद रखिएगा दोस्तों, हमें जो फैन मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, ट्रेन के अंदर फैन मिलेंगे, ट्रेन के अंदर जो फैन मिलते हैं ये फैन डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। डीसी सप्लाई 110 वोल्ट देखेंगे आप तो 110 वोल्ट डीसी वहाँ लिखा होगा, ठीक। तो ये तो था कि प्रत्येक बोगी के नीचे एक एक बैटरी जनरेटर अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ एडेशन इज हाई व्हेन, मतलब आसंजन के सहकारी कारक उच्च होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द रेल आर ऑयल्ड, मतलब रेल तेली हो। ऑप्शन बी दिया है द रेल्स आर वीट, मतलब रेल गीली हो। ऑप्शन सी दिया है द रेल्स आर डस्टी, रेल धूलियुक्त हो। ऑप्शन सी दिया है, डी दिया है द रेल्स आर ड्राई, मतलब रेल सूखी हो। मतलब 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। यदि हम बात करें इसमें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेल सूखी हो, द रेल आर ड्राई। तो द रेल्स आर ड्राई ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर बात की जा रही है आसंजन बल की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आसंजन बल की। तो आसंजन बल कब कम होता है? आसंजन बल कब कम होता है? इसके पीछे रीज़न है द रेल जो है वो सूखी, मतलब जो ट्रैक है रेल का ट्रैक, रेल का जो ट्रैक है ये यदि सूखा है तब आसंजन बल क्या हो जाएगा? कम होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलिस्टिक टेस्ट आर यूज्ड इन मैग्नेटिक मेजरमेंट टू डिटरमाइन। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। चुंबकीय मापनों में निम्न के निर्धारण के लिए बैलिस्टिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये जो बैलिस्टिक टेस्ट है ये बैलिस्टिक टेस्ट के बारे में ही हमें एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको बैलिस्टिक टेस्ट क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल मालूम है सबको, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी बहुत कम को पता होगा कि बैलिस्टिक टाइप का गैल्वेनोमीटर भी होता है। बैलिस्टिक टेस्ट क्या होता है ये भी बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा। लेकिन चलिए आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने BH कर्व वगैरह के बारे में आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाऊंगा
ये मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन लॉसेस इन द स्पेसमेन ओनली, मतलब केवल प्रतिरूप में आयरन लॉस। ऑप्शन बी दिया है BH कर्व ऑफ द स्पेसमेन ओनली, मतलब केवल प्रतिरूप के BH कर्व। ऑप्शन दिया है हिस्टेरिसिस लूप ऑफ द स्पेसमेन ओनली, मतलब केवल प्रतिरूप के हिस्टेरिसिस लूप। ऑप्शन डी दिया है फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, BH कर्व, हिस्टेरिसिस लूप ऑफ द स्पेसमेन, मतलब प्रतिरूप के फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और BH कर्व और हिस्टेरिसिस लूप। मतलब आप इसका जो सही आंसर ढूंढेंगे तो ये ऑप्शन डी इसका सही है, याद रखना। मतलब कि बैलिस्टिक टेस्ट आप करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बैलिस्टिक यदि टेस्ट करते हैं आप, तो बैलिस्टिक टेस्ट करने में आपका फ़ायदा ये है कि आपको मैग्नेटिक मेजरमेंट जो है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी आपको पता चल जाएगी, BH कर्व पता चल जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स BH कर्व पता चल जाएगा, हिस्टेरिसिस लूप पता चल जाएगा आपको, मतलब सारी चीज़ें आपको एक टेस्ट में पता चल जाएगा और उस टेस्ट का नाम है बैलिस्टिक टेस्ट। तो एक बैलिस्टिक टेस्ट से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, द ड्राइव दैट इज सुटेबल फॉर माइन व्हेन एक्सप्लोजिव गैसेस एग्जिस्ट इन अ, तो वह ड्राइव निम्न है जो माइंस में, मतलब खदानों के लिए, खानों के लिए प्रयुक्त होती है जहां विस्फोटक गैसें मौजूद होती है। अब विस्फोटक गैस मौजूद है, वहां पर आप यदि कोई चीज़ लेकर चले गए विस्फोटक चीज़, तो आग लग जाएगी वहाँ पे। तो हमें देखना होगा 4 ऑप्शन में क्या सही है। फर्स्ट दिया पेट्रोल इंजन, सेकंड दिया डीजल इंजन, थर्ड दिया स्टीम इंजन, फोर्थ दिया बैटरी इंजन। तो देखो पेट्रोल इंजन तो ले जा नहीं सकते भाई साहब, क्यों नहीं ले जा सकते, ये विस्फोट हो जाएगा ना पेट्रोल में। दूसरा डीजल इंजन में नहीं ले जा सकते, इसमें भी भाई विस्फोट हो जाएगा। तीसरा है स्टीम इंजन, तो स्टीम वहाँ कहाँ लेके जाएंगे, काम ही नहीं करेगा। फोर्थ हो गया बैटरी इंजन, तो बैटरी इंजन हम ले जा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। तो बैटरी इंजन ले जा सकते हैं हम, क्योंकि हमें ड्राइव करना है, मशीन को चलाना है, तो मशीन को चलाने के लिए वहाँ पर खानों में एक तो विस्फोटक गैस मौजूद होती है, तो बैटरी इंजन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बैटरी का यूज़ करके हम वहाँ पर लाइट की व्यवस्था और अदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल मल्टीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डिजिटल मल्टीमीटर का संघटक है। अ कंपैरेटर एंड अ पल्स जनरेटर, मतलब एक कंपैरेटर और एक पल्स जनरेटर। ऑप्शन बी दिया है एक्यूमुलेटर, रेक्टिफायर एंड फिल्टर, मतलब 3 चीज़ें दिया, एक्यूमुलेटर भी दे दिया, रेक्टिफायर भी दे दिया और फिल्टर भी दे दिया है, ठीक है। फोर्थ में देखेंगे थर्ड ऑप्शन में, तो अल्टरनेटर दे दिया है, फिर ADC दे दिया है, फिर डिस्प्ले दे दिया और रिकॉर्डिंग दे दिया, स्पेसिमेन दे दिया है, और फोर्थ में दिया है PLL एंड काउंटर। तो PLL एंड काउंटर बेसिकली देखो, यदि डिजिटल मल्टीमीटर है तो डिजिटल मल्टीमीटर में क्या क्या आवश्यक होगा। पहले तो आवश्यकता क्या क्या होना चाहिए, आवश्यक क्या क्या होगा डिजिटल मल्टीमीटर में। भाई डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं, डिस्प्ले होना चाहिए, उसमें बैटरी होना चाहिए, मतलब बैटरी मतलब एक्यूमुलेटर या अल्टरनेटर बोलिए, चलो AC अल्टरनेटर मानकर चलो, बैटरी AC या DC, ठीक है, ये DC या AC। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होना चाहिए। फिर उसमें क्या होना चाहिए, उसमें रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मतलब रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई,
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होना चाहिए, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए दोस्तों, और क्या हो सकता है उसमें, मतलब इतनी चीज़ें तो कॉमन है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉल्ट डाइवर्टर्स बेसिकली, मतलब फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से क्या होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए है फ्यूज दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया रिले, ऑप्शन सी दिया फास्ट स्विचेस, ऑप्शन डी दिया सर्किट ब्रेकर्स। मतलब फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से क्या होंगे। तो फॉल्ट डाइवर्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमें कमेंट करके बताइए, क्या हो सकता है फॉल्ट डाइवर्टर का। ठीक, बिल्कुल फास्ट स्विच क्या होगा इसका। फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से क्या होते हैं, एक प्रकार के फास्ट स्विच होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट स्विचेस हो जाएगा। क्योंकि फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से क्या होते हैं भाई, फॉल्ट को डाइवर्टर करने वाला जो है मूल रूप से एक फास्ट स्विच की तरह काम करता है। और ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, या ये बोल सकते हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है, स्विच गियर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, इफ अ मटेरियल इज टू बी यूज्ड फॉर फ्यूज, किसके लिए, फ्यूज, वेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शुड बी पोसेस, मतलब कि यदि कोई सामग्री फ्यूज के लिए उपयुक्त होनी है तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। भाई फ्यूज में कौन सा गुण होना चाहिए, बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्यूज में कौन सा गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो फ्यूज के गुण क्या होना चाहिए। बेसिकली देखो फ्यूज के गुण तो होने चाहिए दोस्तों, यदि करंट हाई हुआ, मतलब करंट यदि ज़्यादा हुआ, फॉल्ट में तो बेसिकली करंट ज़्यादा हो जाता है, तो फ्यूज गलना चाहिए। ठीक है, फ्यूज जल्दी गलना चाहिए। जैसे फॉल्ट हुआ फ्यूज जल्दी गलना चाहिए, मतलब क्या बोलेंगे हम, गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। मतलब हम लॉजिक लगा रहे हैं, बेसिकली ऐसा होना चाहिए। करंट बढ़ेगी तो फ्यूज वायर जो बांधेंगे वो जल्दी गलना चाहिए। फिर उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, यदि उस ज़्यादा विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा रहेगा तो फिर वो उसमें दिक्कत जाएगी, मतलब लेट होगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी दिया है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी दिया है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी दिया है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उच्च गलनांक तथा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन में यदि हम देखें फ्यूज के विषय में, तो बेसिकली हम फ्यूज जो यूज करते हैं, यहाँ पर फ्यूज को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 2-3 इसके टाइप्स हैं। एक तो है रीवायरेबल फ्यूज, रीवायरेबल फ्यूज। दूसरा है इसका छोटा रूप होता है किट कैट फ्यूज, किट कैट फ्यूज। ठीक है, किट कैट फ्यूज को बेसिकली हम 5 एम्पियर से 6 एम्पियर तक यूज़ करते हैं। ये जो घरों में बेसिकली यूज़ किया जाता है वो किट कैट फ्यूज होता है। रिवायरेबल फ्यूज ये 32-64 एम्पियर तक और उससे ज़्यादा एम्पियर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है HRC फ्यूज़, HRC फ्यूज़ हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC फ्यूज़ ये इसका भी यूज़ किया जाता है। रिवायरेबल फ्यूज़, HRC फ्यूज़, ये जितने भी फ्यूज़ हैं दोस्तों, इन फ्यूज़ की खासियत ये होती है कि इसका जो गलनांक होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा आपको। लो मेल्टिंग पॉइंट ऑन लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली फ्यूज़ का जो बेसिक गुण है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, निम्न गलनांक और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब फ्यूज़ की खासियत क्या होती है,
कि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है फ्यूज़ का एज कंपेयर टू रिले, मतलब कि रिले के कंपेयर में यदि आप ये देखेंगे एमसीबी, ठीक है, एमसीबी के कंपैरिजन में फ्यूज़ का ऑपरेटिंग पॉइंट कम होता है। फ्यूज़ का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। एमसीबी का या रिले का ज़्यादा होता है, रिले का ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। रिले को सेट करके रखते हैं, लेकिन फ्यूज़ का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.02 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। इसलिए जल्दी फॉल्ट जो है, इधर फॉल्ट होगा और इधर फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रीपेज डिस्टेंस इज द, मतलब क्रीपेज डिस्टेंस निम्न है, क्रीपेज डिस्टेंस निम्न है। 4 ऑप्शन दिया है। बिटवीन 2 पोल्स, मतलब 2 पोल, 2 खंभों के बीच की मध्य की दूरी, ऑप्शन सी दिया है, इसमें बी दिया है डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड हाईएस्ट अर्थ पॉइंट ऑन द इक्विपमेंट, मतलब भूमि तथा किसी उपकरण में अर्थ किए गए उच्चतम बिंदु के मध्य की दूरी, ऑप्शन सी दिया है इंसुलेटिंग सामग्री की सतह के समांतर 2 चालक सतहों के मध्य की दूरी, ऑप्शन डी दिया है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टिंग पार्ट्स अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका जो क्रीपेज डिस्टेंस होता है, बेसिकली क्रीपेज डिस्टेंस के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ये तनी हुई तार के समांतर 2 चालक भागों के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टिंग पार्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टिंग पार्ट्स अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो तने हुए तार के समांतर 2 चालक भागों के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब ये एक कंडक्टर है मानकर चलिए, और दूसरा एक कंडक्टर ये है, दूसरा एक कंडक्टर ये है। तो एक कंडक्टर ये हो गया और दूसरा कंडक्टर ये हो गया। तो ये दोनों कंडक्टर जो है दोस्तों, ये दोनों कंडक्टर, एक कंडक्टर हो गया और ये दूसरा कंडक्टर हो गया। तो ये दोनों कंडक्टर जो है, इन दोनों के बीच की दूरी, कंडक्टर ए हो गया और कंडक्टर बी हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर। तो 2 कंडक्टर बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी को क्रीपेज डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेज ग्रेटर देन अ इक्वल, मतलब कि ये बोले निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेश में बड़ा या के बराबर, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल कहलाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा फर्स्ट, ये इसका आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, अनुदेश की बात की जा रही है, ग्रेटर देन या इक्वल होता है, तो EEQ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एप्लीकेशन ऑफ PLC लिमिटेड इंटरप्ट, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन PLC टाइम्ड इंटरप्ट के लिए अच्छा होता है। तो ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है। 2018 का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है JEE का, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। PID फंक्शन ब्लॉक, ऑप्शन बी दिया है कम्युनिकेशन फंक्शन ब्लॉक, ऑप्शन सी दिया है मैथ फंक्शन ब्लॉक और ऑप्शन डी दिया है मोटर स्टार्ट स्टॉप रन ब्लॉक। तो इसमें 20 का जो आंसर मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा PID फंक्शन ब्लॉक, क्योंकि PLC टाइम्ड इंटरप्ट के लिए अच्छा होता है PID फंक्शन ब्लॉक, ये इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ टू PLC। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब PLC सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ जुड़ने लगे हैं, जैसे मोटर हो गए, बहुत सी निम्नलिखित में से कौन सी PLC की एक इनपुट डिवाइस है
जो मोटर को काम में यूज़ लेती है। तो देखिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए पीएलसी की जो इनपुट डिवाइस होती है वो होती है सेंसर। बेसिकली याद रखेंगे तो आप, ठीक है, क्या होती है? सेंसर। सेंसर का काम क्या होता है? सेंस करने का। क्या काम होता है? सेंस करने का। तो सेंसर जो होता है वो पीएलसी का इनपुट डेटा होता है। सेंस करेगा तो ये इनपुट डेटा कहलाएगा। अब ये इनपुट डेटा फिर किसको देगा? कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इसको रीड करेगा, मतलब कि फिजिकल को वो अपने 0 और 1 बिट के फॉर्म में उसको सेंस करता है, और फिर वो ALU को चले जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, और उसके बाद उसका आउटपुट आपको प्राप्त होगा प्रोसेस होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ टावर दैट इज ब्यूरीड अंडर द ग्राउंड। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी टावर का वह भाग है जिसे भूमि के भीतर गाड़ा जाता है? तो भूमि के भीतर तो टावर को तो गाड़ा ही जाएगा, जब तक जमीन में नहीं गाड़ेंगे तब तक तो खड़ा ही नहीं रहेगा टावर। तो अब लेकिन क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 ऑप्शन देखेंगे। स्ट्रट इंक्लाइंड सपोर्ट, ऑप्शन दिया है एंकर, ऑप्शन बी दिया है ब्रसेस, ऑप्शन सी जो दिया है गार्ड वायर, डी दिया है गार्ड वायर। तो इसका जो बेसिकली आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 22 का, इसका आंसर है वो एंकर है। इसका सही आंसर है एंकर। ठीक, मतलब टावर का कौन सा भाग होगा जिसे भूमि के अंदर गाड़ा जाता है? तो भूमि के अंदर गाड़ा जाता है उस भाग को कहते हैं एंकर। क्या कहा जाता है? एंकर कहा जाता है। भूमि के अंदर, जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेल्डिंग में भी पूछ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। तो बेसिकली प्लास्टिक वेल्डिंग का यूज कहाँ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सेकंड है गैस वेल्डिंग, थर्ड दिया है आर्क वेल्डिंग, और फोर्थ दिया है बिना दाब वाली थर्मिट वेल्डिंग। 4 वेल्डिंग यहाँ पर ऑप्शन दिया है। यदि कौन सा जो है विकल्प प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल कहलाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको ही पता होगा, बिना दाब वाला थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर इसका सही आंसर है, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल है, ये प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। ठीक, क्योंकि ये बिना प्रेशर वाला होता है, विदाउट प्रेशर वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन व्हाई आर द कंडक्टर लाइन्स सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर्स। मतलब कि उच्च वोल्टेज के पारेषण में कंडक्टर लाइन्स को टावर से क्यों लटकाया जाता है? भाई टावर से नहीं लटकाएंगे तो क्या होगा? फिर तो ट्रांसमिट ही नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। टू इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, टू रिड्यूस विंड एंड स्नो लोड्स, ऑप्शन सी दिया है टू रिड्यूस क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, ऑप्शन डी दिया टू टेक केयर ऑफ एक्सटेंशन इन लेंथ ड्यूरिंग समर। मतलब गर्मियों में लंबाई में वृद्धि का ध्यान रखने के लिए, भूमि से दूरी में कमी करने के लिए, पवन एवं बर्फ के भार में कमी करने के लिए, भूमि से दूरी बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली हम टावर में क्यों लटकाते हैं कि ज़मीन से जो दूरी है वो मतलब ग्राउंड जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाए। तो ज़मीन से मतलब भूमि से दूरी बढ़ाने के लिए ही हम टावर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन अ कंडक्टर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द ओमिक रेजिस्टेंस आर द सेम। मतलब किसी चालक में प्रभावी प्रतिरोध और ओमिक प्रतिरोध तब समान होते हैं जब ये दोनों इक्वल कब होंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस।
इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस। किस सिचुएशन में दोनों इक्वल होंगे? चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा बेसिकली ये होता है, किसी भी चालक में प्रवाही प्रतिरोध और ओमिक प्रतिरोध तब समान होते हैं जब चालक के अनुप्रस्थ काट में धारा समान रूप से वितरित हो। मतलब ये कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। मतलब करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। मतलब चालक का जो अनुप्रस्थ काट में धारा यदि समान रूप से वितरित हो तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर ई, वो ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक, ये आपको याद रखना होगा। चलिए, तो दोस्तों ये तो थे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम इसका फटाफट जवाब देंगे। एकल तार आपूर्ति में लाइन तार की तुलना में उदासीन तार का आकार क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आंसर आपको बताएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एसएससी जेई मॉर्निंग शिफ्ट 24/1/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन है, ये सेशन, इसके क्वेश्चन और आपको कंटेंट पसंद आए होंगे। और यदि आपको हमें अप्रिशिएट यदि आप करते हैं दोस्तों, तो ये जो सेशन है, ये सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन को उठाया है, मतलब क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन टोटल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन जो दोस्तों एग्ज़ाम में आते हैं। बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्तों, ये एग्ज़ाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके लिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारे जो चैनल है उस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमें आपका जो मोटिवेशन है ऐसे ही मिलता रहे। तो ही हम आपका मोटिवेशन मिलेगा तो हम काम करेंगे, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्तों तो फिर ये जो है क्लास हम बंद कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। और बिल्कुल लोड न लें, हम आपको इसका जो सीरीज़ है, इसके 5000 क्वेश्चन का हम पूरी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं और इसके पूरे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।